दोपहर के 1 बज गए। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। नोएडा की बड़ी खबर जिसमें बार में एक युवक की मौत के मामले में एक नया अपडेट आया है। कैंसिल होगा लॉस्ट लेमन बार का लाइसेंस। ये बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले में दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बार का लाइसेंस रद्द करने के लिए लॉस्ट लेमन बार के लाइसेंस को रद्द करने के लिए आबकारी विभाग को लिखा है पत्र और अब जल्द हो जाएगा लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस कमिश्नर की तरफ से, जहां पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा अब इस बार का, इस रेस्टोरेंट का। तो जाहिर तौर पर इस तरह का हथौड़ा चलना बहुत ज़रूरी है। जो रेस्टोरेंट, जो बार्स अपने बाउंसर्स को इस तरह के फैसले करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं कि किसी की जान चली जाए, तो ऐसे में इस तरह का हथौड़ा चलना बेहद ज़रूरी। बड़ी खबर, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपके सामने उन 7 लोगों की जो इस समय पुलिस की हिरासत में है। 2 लोगों की तलाश जारी है, लेकिन अब कैंसिल होगा लॉस्ट लेमन बार का लाइसेंस। आबकारी विभाग रद्द करेगा लाइसेंस। अब आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने गार्डन गैलेरिया की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि गार्डन गैलेरिया की घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन ने शहर के सभी रेस्टोरेंट और बार की जांच के लिए टीम गठित की है। जिला प्रशासन आगे क्या कर रहा है, क्योंकि गार्डन गैलेरिया सहित अन्य ऐसे मॉल है जहां पर कई संख्या में बार्स चल रहे हैं और सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जो गार्डन गैलेरिया में दुखद घटना हुई है, उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और तथा जितने भी जनपद में बार है, रेस्टोरेंट है, उसमें समस्त प्रोटोकॉल का पालन हो और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर उनको निर्गत किया जाता है, उसका पालन हो। इसके लिए विशेष रूप से सचल दल गठित करते हुए, अभियान चलाते हुए चेकिंग भी कराया जाएगा और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस भी निरस्त करते हुए सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉस्ट लेमन जहां पर ये घटना हुई है, क्या अभी तक आप लोग इस पर, इसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बात करें बार की, इस पर कोई एक्शन की तैयारी कर रहे हैं आने वाले वक्त में? जो भी प्रतिष्ठान अगर कानून व्यवस्था तथा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, कानून के तहत जो प्राविधान है उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। गाजियाबाद से खबर, जहां के मसूरी इलाके में आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां पर लिफ्ट टूटने से 10 लोग घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पर लिफ्ट टूटी है और इस पूरे हादसे में 10 स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। नज़दीकी अस्पताल में सबसे पहले प्राथमिक तौर पर इनको भर्ती करा दिया गया है। इलाज इनका जारी है और तस्वीरें आपके सामने आईएमएस इंस्टीट्यूट की, गाजियाबाद से तस्वीरें, आईएमएस कॉलेज जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया। हादसा और बड़ा हो सकता था अगर समय रहते ही स्टूडेंट्स को अस्पताल में नहीं पहुंचाया जाता। लिफ्ट टूट गई है और 10 स्टूडेंट्स कुल बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। इलाज इनका चल रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं। आईएमएस कॉलेज की तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, ताजमहल में जगत गुरु परमहंस की एंट्री बैन पर घमासान मचा हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलाने के बाद एएसआई ने इस पर माफी मांगी है। सबसे पहले न्यूज 18 ने खबर दिखाई आपको, जिसके बाद एएसआई प्रशासन ने सफाई दी है। महंत परमहंस का आरोप यहां पर सीधे तौर पर कि ताजमहल में भगवा की वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई, ये इनका आरोप। वहीं एएसआई कहते हैं कि महंत जी की डंडी पर रोक लगाई गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जब परमहंस जो ताजमहल में एंट्री करते वक्त गेट पर रोक लिए गए और ये विवाद बढ़ गया। आपको बताते हैं, इस मामले में ताजमहल में जगत गुरु परमहंस की एंट्री बैन पर अब घमासान मचा है। न्यूज 18 पर यह खबर चली, जिसके बाद एएसआई माफी मांग रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं, न्यूज 18 ने खबर चलाई है। एएसआई प्रशासन ने सफाई भर दी है इस पर। महंत परमहंस का आरोप कि उनको भगवा की वजह से एंट्री नहीं दी गई ताजमहल में। वहीं एएसआई कहते हैं कि महंत जी की डंडी पर रोक लगाई गई है। आगरा में पुरातत्व विभाग के ऑफिस के बाहर और ताजमहल पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
संत परमहंस दास को ताजमहल में एंट्री ना मिलने के बाद हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर एएसआई का माफीनामा सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर यह खबर प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद। तो इसी खबर पर आपको बताते हैं कि ताजमहल के पश्चिमी गेट पर भगवा पहनकर पहुंचे हिंदूवादी नेता। आगरा के ताजमहल के पश्चिमी गेट पर जमकर गहमा गहमी हुई है। ये अभी की तस्वीरें आपके सामने हैं। ताजमहल में हिंदूवादी नेता गोविंद पराशर ने प्रवेश किया। भगवा और हाथ में धनुष बनाकर प्रवेश किया गया है। भगवा पहने पराशर ने ताजमहल में प्रवेश किया। काफी देर तक गहमा गहमी रही और ये सब हुआ परमहंस की एंट्री रोके जाने के बाद। हिंदू महासभा का आपने देखा विरोध प्रदर्शन। गोविंद जी क्या हुआ? और ये भगवा पहने हुए पराशर आप देख रहे हैं जिन्होंने ताजमहल में एंट्री करी है, क्योंकि बड़ी बात यही कही जा रही है परमहंस की तरफ से भी कि उन्होंने भगवा धारण किया हुआ है, इसी वजह से उनको ताजमहल में अंदर जाने नहीं दिया गया, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा विवाद समझाते हैं। परमहंस दास का आखिर आरोप क्या है, क्या वो कह रहे हैं, आपको समझाते हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है परमहंस दास ताजमहल में जाने पर रोका गया। इनका साफ शब्दों में ये कहना है, कहते हैं कि भगवा वस्त्र पहनने की वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई। ये इनका बड़ा और सीधे तौर पर आरोप। सुरक्षा कर्मियों ने अंदर नहीं जाने दिया और गेट पर ही उनको रोक लिया गया, सिर्फ और सिर्फ भगवा धारण किए हुए थे इस वजह से। एक मजहब के लोगों को ही महत्व दिया जाता है, ये एक और गंभीर आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। परमहंस दास की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि एक मजहब के लोगों को ही महत्व दिया जाता है। अब आपको आइए समझाते हैं कि इस बीच में एएसआई क्या दावा कर रही है, उनका पक्ष क्या है वो समझ लीजिए। परमहंस दास को जाने से नहीं रोका गया, ये इनका पहला स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा कि एंट्री रोकी नहीं गई थी। यहां पर ब्रह्मदंड को अंदर ले जाने से रोका गया। जो ब्रह्मदंड जो उन्होंने धारण कर रखा था परमहंस दास ने, उसको गेट पर रखने के लिए एएसआई ने कहा था। ये एएसआई ने कहा है ब्रह्मदंड को जमा कराने को कहा गया। इसी बात पर शायद ये विवाद बढ़ता चला गया, क्योंकि परमहंस दास ब्रह्मदंड के साथ ही जाना चाहते थे। वो इस बात को मानने को स्वीकार नहीं कर रहे थे इस बात को, और इसी वजह से शायद उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। परमहंस दास ब्रह्मदंड के साथ ही अंदर जाना चाहते थे, ताजमहल में प्रवेश चाहते थे, और जिसके लिए एएसआई ने उनको रोका, कहा कि आप अपना ब्रह्मदंड बाहर रखिए और फिर आप प्रवेश करिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये पक्ष आपके सामने एएसआई का पक्ष। और सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं कोविड के ऊपर। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है।
साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% आरटी-पीसीआर टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने का प्रयास हो।
मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है, उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है। लेकिन साथियों, आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए।
वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज साथियों, एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं। देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं। जंगलों में, महत्वपूर्ण इमारतों में, अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है। हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी, और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी। बहुत मुश्किल समय था वो। अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें। ऐसी घटनाओं से हम बच सके, ऐसी घटनाएं कम से कम हो, हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो, जान माल की हानि ना हो, इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को विशेष रूप से इस काम पर लगाइए और बिल्कुल मॉनिटरिंग कीजिए ताकि देश में कहीं हादसा न हो, हमारे निर्दोष नागरिकों को जान न गंवानी पड़े। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूं। कोई भी जरूरी सुझाव आपके होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।